चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जीवन और साहित्यिक योगदान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के उन महत्वपूर्ण लेखकों में से हैं जिन्होंने अपने संक्षिप्त जीवनकाल में हिंदी गद्य साहित्य को नई दिशा दी। उनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर ग्राम में हुआ। उनके पिता पम शिवराम थे। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1899 में इलाहाबाद और कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस और मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से B.A. की डिग्री प्राप्त की। इन शैक्षिकी उपलब्धियों से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वे बाल्यकाल से ही विद्वता और अध्ययनशीलता में रुचि रखते थे। गुलेरी जी की व्यावसायिक जीवन यात्रा भी अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद रही। 1904 में उन्होंने जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक के रूप में कार्य किया और मेयो कॉलेज में अधीक्षक की भूमिका निभाई। इसके बाद 1916 में वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष और प्राच्य विभाग के प्रोफेसर बने। उनका कार्यकाल अजमेर और जयपुर में भी रहा। इस समय के दौरान उन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका में भी संपादन कार्य किया। ये सब बताता है कि वे न केवल एक विद्वान लेखक थे, बल्कि शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी गद्य साहित्य के प्रारंभिक युग के प्रमुख लेखक थे। वे भाषाओं के प्रवीण विद्वान थे। संस्कृत, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी में उनकी गहरी पकड़ थी। इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर उनका ज्ञान अत्यंत अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। यही कारण है कि वे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकारों और विद्वानों में गिने जाते हैं। उनके लेखन की विशेषता ये थी कि उनकी भाषा शैली गुण, विदग्ध हास परिहास और व्यंग्य से परिपूर्ण थी। गुलेरी जी ने मुख्यतः 3 कहानियां लिखी: सुखमय जीवन 1911, बुद्ध का कांटा 1911 और उसने कहा था 1915। इन 3 कहानियों के माध्यम से ही वे हिंदी कहानी में अमर हो गए। उनकी कहानियां न केवल विषय वस्तु के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि भाषा शैली, कल्पना और कथा शिल्प के कारण भी समय से आगे मानी जाती हैं। उनकी कहानियों में आधुनिक कथ्य और यथार्थ का संतुलित मिश्रण देखने को मिलता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध और कालजयी कहानी उसने कहा था है। ये कहानी हिंदी साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती है। कहानी का आरंभ अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होता है, जहां 12 वर्षीय लड़का लहना सिंह 8 वर्षीय एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई मंगनी हो गई। लड़की धत कहकर भाग जाती है। कुछ समय बाद वही लड़की लहना सिंह को ये बताती है कि हाँ, कल हो गई। इस संवाद के माध्यम से लेखक ने बचपन के मासूम प्रेम और उसके भावनात्मक प्रभाव को अत्यंत कुशलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। कहानी का समापन प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होता है, जहां लहना सिंह अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदार हजारा सिंह और उनके परिवार की रक्षा करता है। इस प्रकार कहानी केवल प्रेम कथा नहीं, बल्कि बलिदान, निष्ठा और मानवीय मूल्य की प्रतीकात्मक प्रस्तुति भी है। गुलेरी की कहानियों में भाषा और शैली का विशेष महत्व है। वे अपनी रचनाओं में शुद्ध और सटीक भाषा का प्रयोग करते थे। उनके कथ्य और विषय वस्तु में गंभीरता और गहराई थी, जिससे उनकी कहानियां आज भी उतनी ही प्रभावशाली और रचनात्मक प्रतीत होती हैं। उसने कहा था, जैसी कहानियों में पात्रों का मनोविज्ञान, उनकी भावनाएं और परिवेश का चित्रण अत्यंत जीवंत है। यही कारण है कि उनके समय में ही प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म बनाई और इसके कई नाट्य रूपांतरण भी हुए। गुलेरी केवल कहानीकार ही नहीं, बल्कि निबंधकार और आलोचक भी थे। उन्होंने प्राच्यविद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर अनेक निबंध लिखे। प्रमुख निबंधों में कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवाना प्रिय आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनुवाद और टिप्पणियां भी की, जिनमें अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यांश कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म जैसी रचनाएं प्रमुख हैं। उन्होंने देशभक्ति पर आधारित कविताएं भी लिखी। गुलेरी जी की रचनात्मकता का मुख्य आधार उनकी विद्वत्ता, कल्पना और गंभीर दृष्टिकोण था। संस्कृत और अन्य भाषाओं के पंडित होने के बावजूद उन्होंने आधुनिक कथ्य और भाषा शैली में कहानियां लिखी, जो उनके समय से बहुत आगे थी। उनकी कहानियों में सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक मुद्दों को इतनी सूक्ष्मता और संतुलन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक प्रतीत होती हैं।
उनके निबंधों में भी आलोचनात्मक दृष्टि, ऐतिहासिक ज्ञान और भाषाशास्त्रीय गहराई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। गुलेरी की साहित्यिक उपलब्धियों का सार यह है कि वे केवल अपने समय के श्रेष्ठ लेखक ही नहीं, बल्कि उन लेखक और विद्वानों में से हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में स्थायी प्रभाव छोड़ा। उनकी कहानियां और निबंध केवल साहित्यिक सृजन नहीं, बल्कि मानव जीवन, समाज और संस्कृति के गहन अध्ययन और संवेदनाओं का प्रतिबिंब है। वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे, जिन्होंने हिंदी गद्य साहित्य में अमिट छाप छोड़ी। अंततः कहा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन और साहित्य एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी कहानियां, जैसे उसने कहा था, और उनके निबंध आधुनिक हिंदी साहित्य की दिशा और शैली के लिए मार्गदर्शक है। उनका साहित्य हमें न केवल भाषा और शैली का महत्व सिखाता है, बल्कि जीवन के मूल्य, मानवीय संवेदनाओं और नैतिकता का संदेश भी देता है। यही कारण है कि वे आज भी हिंदी साहित्य में अमर और प्रभावशाली लेखक माने जाते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883-1922। जन्म और परिवार। जन्म 7 जुलाई 1883। जन्मस्थान गुलेर ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। मूल निवास जयपुर, राजस्थान। पिता पम शिवराम। शिक्षा। बचपन में संस्कृत की शिक्षा। 1899 इलाहाबाद और कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस और मैट्रिक। 1901 कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट। 1903 इलाहाबाद विश्वविद्यालय से B.A. वृत्ति एवं करियर। 1904 जयपुर दरबार खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक एवं मेयो कॉलेज अधीक्षक। 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के अध्यक्ष और प्राच्य विभाग प्रोफेसर। बाद में अजमेर में काम। काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका में संपादन। प्रमुख रचनाएं। कहानियां। सुखमय जीवन 1911। बुद्ध का कांटा 1911। उसने कहा था 1915 हिंदी कहानी का मील का पत्थर। निबंध एवं आलोचना। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषय। प्रमुख निबंध कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्रारी, देवाना प्रिय। अनुवाद और टिप्पणियां, अंग्रेजी में भी कई निबंध। साहित्यिक योगदान और शैली। हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक। संस्कृत, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में निपुण। गुण, हास, परिहास, व्यंग्य, कलात्मक भाषा शैली। निबंधकार और विद्वान, अपनी कल्पना और यथार्थ के संतुलित मिश्रण के लिए प्रसिद्ध। कहानियां आधुनिक कथ्य और भाषा शैली में अग्रणी, आज भी प्रासंगिक और रचनात्मक। उसने कहा था कि कहानी का सार। स्थान अमृतसर का बाजार, प्रथम विश्व युद्ध का मोर्चा। पात्र लहना सिंह, लड़का और लड़की, बचपन की मित्र। कथा बचपन की मासूमियत से प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति तक का विकास। विशेषताएं। स्वाभाविक नाटकीयता, पात्रों के मनोविज्ञान और भावों की गहराई, वातावरण की सजीव रचना, कहानी के प्रभाव की स्थायित्वता, भाषा और शिल्प के कारण ये हिंदी साहित्य में अमर मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का यह उद्धरण साझा किया है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था, कि विश्लेषण में उनकी उत्कृष्टता और शैली की गहरी समझ को दर्शाता है। इसे समझने के लिए इसे विस्तार से देखें। उद्धरण का विश्लेषण। उसने कहा था, मैं पक्के यथार्थवाद के बीच, सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर, भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है। निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लजता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। रामचंद्र शुक्ल। पक्के यथार्थवाद और सुरुचि। शुक्ल कहते हैं कि कहानी यथार्थवाद पर आधारित है, यानी घटनाएं और पात्र बिल्कुल वास्तविक और सामान्य जीवन से ली गई हैं। इसके बावजूद इसमें सुरुचिपूर्ण और उत्कृष्ट शैली का चरम है। यह दिखाता है कि गुलेरी ने वास्तविक जीवन के भावों और घटनाओं को इतना निपुणता से सजाया कि कहानी पढ़ते समय एक ही समय में यथार्थ और सौंदर्य का अनुभव होता है। भावुकता का चरम उत्कर्ष। कहानी में प्रेम और संवेदनाएं इतनी सूक्ष्म और उच्च स्तर पर व्यक्त की गई हैं कि यह अत्यधिक भावुक लेकिन अत्यंत सौम्य है। प्रेम का स्वरूप स्वर्गीय कहा गया है, मतलब ये दिव्य, पवित्र और अत्यंत सुंदर है। इसे देखकर पाठक में सहज भावनात्मक उत्तेजना उत्पन्न होती है,
लेकिन कहीं भी जोर जबरदस्ती या अतिव्यक्त भाव नहीं है। निर्लजता और प्रगल्भता का अभाव। शुक्ल ये भी कहते हैं कि कहानी में किसी भी तरह की अवांछित उग्रता, क्रूरता या अतिशय विकृति नहीं है। न प्रेमी की निर्लजता, न प्रगल्भता, न अत्यधिक वेदना कहानी का सौंदर्य और शालीनता बनाए रखती है। घटनाएं बोल रही हैं, पात्र नहीं। कहानी का सारा प्रभाव घटनाओं के माध्यम से आता है, पात्रों के कथनों या बाहरी संवादों से नहीं। इस शैली से कहानी में सौंदर्य, यथार्थ और भावनात्मक गहराई का अद्भुत संतुलन बना रहता है। सारांश में रामचंद्र शुक्ल ने इस उद्धरण के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि उसने कहा था केवल एक साधारण प्रेम कहानी नहीं है। ये यथार्थ, सौंदर्य और भावुकता का अनुपम मिश्रण है। गुलेरी ने कहानी में इतनी दक्षता और निपुणता दिखाई कि घटनाएं स्वयं बोलती हैं और पात्रों के शब्दों पर कम निर्भर रहती हैं। यही कारण है कि यह कहानी हिंदी साहित्य में कहानी लेखन का आदर्श मानक बन गई। उसने कहा था, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चीथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, करते हुए सफेद फेटो, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोंचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्रिता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बंबू कट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौकी एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेशी से गुथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। 2 राम राम, ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मैन और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीच में भैंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था, यहां दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी।
अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झेंपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लहूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बलिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था, हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में एक कालजयी रचना मानी जाती है। ये कहानी न केवल अपने कथ्य और शिल्प की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भाषा, भाव, व्यंजना और मानवीय संवेदना की दृष्टि से भी अद्वितीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए इसे पक्के यथार्थवाद, उच्च सुरुचि और नियंत्रित भावुकता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। वास्तव में, उसने कहा था, प्रेम, त्याग और कर्तव्य का ऐसा संयमित चित्र प्रस्तुत करती है, जो पाठक के मन को भीतर तक स्पर्श करता है। कहानी का आरंभ अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होता है। यहाँ लेखक ने बंबू काट वालों की भाषा और व्यवहार का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। उनकी मीठी, विनम्र और मानवीय बोली, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, के माध्यम से लेखक पंजाब की लोक संस्कृति और मानवीय सौहार्द को उभारता है। ये वर्णन केवल वातावरण निर्माण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कहानी की संपूर्ण संवेदना की भूमि तैयार करता है। यही यथार्थवाद है। घटनाएं ऐसी हैं जैसी जीवन में सामान्यतः घटती हैं, किंतु उनमें सौंदर्य और मानवीय ऊष्मा समाहित है। इसी वातावरण में लहना सिंह और एक छोटी सी लड़की का प्रथम मिलन होता है। दोनों का संवाद अत्यंत साधारण है, किंतु उसी साधारणता में भविष्य की कथा का बीज छिपा हुआ है। तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में लड़की का धत। ये संवाद बालसुलभ चंचलता और मासूम प्रेम की पहली झलक है। यहाँ प्रेम का कोई स्पष्ट उद्घोष नहीं है, न ही भावुकता का कोई प्रदर्शन। प्रेम केवल संकेत में है, झलक में है। जैसा कि आचार्य शुक्ल कहते हैं, प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप भीतर से झांक रहा है। कुछ समय बाद वही लड़की जब कहती है, हाँ, कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू, तो यह वाक्य लहना सिंह के पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। लेखक यहाँ भी किसी भावनात्मक विस्फोट या आर्तनाद का सहारा नहीं लेता। लहना सिंह का मनोभाव उसकी क्रियाओं से प्रकट होता है। रास्ते में किसी को धक्का देना, किसी की कमाई गिरा देना, कुत्ते को पत्थर मारना, यह मनोवैज्ञानिक यथार्थ का उत्कृष्ट उदाहरण है। पात्र कुछ कहता नहीं, पर उसका आंतरिक तूफान घटनाओं के माध्यम से प्रकट हो जाता है। कहानी का दूसरा भाग प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर घटित होता है। यहाँ वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। अमृतसर की गलियों से खंदकों की ठंडी, कीचड़ भरी और भयावह दुनिया तक। लहना सिंह और सूबेदार हजारा सिंह के संवाद युद्ध की नृशंस वास्तविकता को उजागर करते हैं। गोलों की गड़गड़ाहट, ठंड, कीचड़ और मृत्यु का साया, ये सब बिना किसी अतिशयोक्ति के प्रस्तुत किया गया है। यही कहानी का पक्का यथार्थवाद है। युद्धभूमि में ही कथा का भावनात्मक उत्कर्ष आता है, जब लहना सिंह को स्मरण होता है कि छुट्टी पर जाते समय सूबेदारनी ने उससे एकांत में बुलाकर कहा था, मेरे पति और बेटे का ध्यान रखना। पाठक को तब ज्ञात होता है कि सूबेदारनी वही लड़की है जो बचपन में अमृतसर के बाजार में मिली थी। यह प्रेम की चरम अवस्था है, जहां प्रेम शब्दों में नहीं, बलिदान में व्यक्त होता है। लहना सिंह अपने प्रेम को पाने की आकांक्षा नहीं करता, बल्कि उसे कर्तव्य और त्याग में रूपांतरित कर देता है। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें कहीं भी प्रेम की निर्लजता, प्रगल्भता या वेदना का वीभत्स प्रदर्शन नहीं है। न कोई प्रेमालाप है, न आर्तनाद, न आत्महत्या। प्रेम यहाँ मौन है, संयमित है और अत्यंत गरिमा में है। यही कारण है कि कहानी सुरुचि की चरम मर्यादा को बनाए रखती है। पाठक का हृदय द्रवित होता है, किंतु उसे भावुकता से अभिभूत करने का प्रयास नहीं किया जाता। लहना सिंह का बलिदान कहानी का चरम बिंदु है।
वह सूबेदार हजारा सिंह और उनके पुत्र बोधा की रक्षा करते हुए स्वयं प्राण त्याग देता है। ये बलिदान नाटकीय नहीं है, बल्कि सहज और स्वाभाविक है। कहानी यही समाप्त हो जाती है, किंतु उसका प्रभाव पाठक के मन में देर तक गूंजता रहता है। यही सच्ची कहानी कला है, जो समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होती। भाषा और शैली की दृष्टि से भी उसने कहा था, एक आदर्श कहानी है। पंजाबी मिश्रित हिंदी, लोक बोली, संवादों की सहजता और वर्णन की सजीवता सब मिलकर इसे अत्यंत प्रभावशाली बनाते हैं। कहानी में घटनाएं स्वयं बोलती हैं। पात्रों के लंबे भाषण या भावुक वक्तव्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये शिल्पगत विशेषता कहानी को आधुनिक और कालजयी बनाती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उसने कहा था, हिंदी कहानी साहित्य की एक अनमोल धरोहर है। ये कहानी प्रेम को भोग नहीं, त्याग के रूप में प्रस्तुत करती है। भावुकता को प्रदर्शन नहीं, अनुभूति बनाती है। और यथार्थ को नीरस नहीं, मानवीय संवेदना से आलोकित करती है। यही कारण है कि यह कहानी आज भी उतनी ही प्रभावशाली, प्रासंगिक और प्रेरणादायी है जितनी अपने रचना काल में थी। निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उदमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहां मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरों को भी यहां बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम। चुप कर, यहां वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तमाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूं। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ को छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ मायो, कुछ गाओ। हाँ कैसे? दिल्ली शहर ते पिशौर नू जान दिए। कर लेगा लोगों दा व्यापार मंडिए। कर लेना नायदा सौदा अड़िए। ओए लाना चटाका कदुए हूं। कद्दू वन्याय मजेदार गोरिए। हुन लागा चटाका कदुए ने। है दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली। मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना। री भी कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है। ए गोरे वर्ण वाली। कट्टू अत्यंत स्वादिष्ट पका है। अब हमें कद्दू चखना है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। दोपहर रात गई है। अंधेरा है। सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरानकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है। रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं। दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है। पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई। मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है। आज सवेरे ही आई है। विलायत से मेमे बुन बुनकर भेज रही है। गुरु उनका भला करे।
यो कहकर लहना अपना कोट उतारकर जस्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यो कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता। इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है। 3-4 घुमाव है। जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहां रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहां उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहां से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहां कहां। याद है, 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक, पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्टे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सांग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना? क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ। कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू। और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहां खाई पर धावा होगा। उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो। पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ। पत्ता तक ना खड़के। देर मत करो। हुकुम तो यह है कि यहीं। ऐसी तैसी हुकुम की। मेरा हुकुम जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहां सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुकुम है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूं। पर यहां तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने।
बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तानकर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दियासलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉड ओ माय गॉड कहते हुए चिथी गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। ये सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहां से सीख आए? हमारे लप्टन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचाने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाकखाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो ये कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। लहना सिंह तक तककर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आए, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछवालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आए। वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी कि बाणभट्ट की भाषा में दंतवीनोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बरग रहा था।
वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है। देखते नहीं मैं खड़ा हूं। वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरो को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थीं। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा। साथ ही घर चले गए। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना रहा है। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे। तर हो। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ। वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नम 077 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना। साथ चले गए। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहां पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से। रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं। तेरी माई हो गई। धत कमल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव ये निकला। वजीरा पानी पिला। उसने कहा था, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूं, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमकहलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तिमियों की घाघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूं। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला। उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस आपके हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा,
फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची। मैदान में घावों से मरा नम 077 सिख राइफल्स जमादार। लहना सिंह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। उसने कहा था, हिंदी कथा साहित्य की एक कालजयी रचना है। ये कहानी प्रेम, त्याग, कर्तव्य और मानवीय संवेदना का ऐसा संतुलित और संयमित चित्र प्रस्तुत करती है जो हिंदी कहानी को आधुनिकता की ऊंचाई तक ले जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही कहा है कि इस कहानी में पक्के यथार्थवाद के भीतर सुरुचि की चरम मर्यादा में भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता से संपुटित है। वास्तव में उसने कहा था, भावनाओं की कहानी नहीं, भावनाओं के संयम की कहानी है। कहानी का आरंभ अमृतसर के बाजार से होता है। बंबूकाट वालों की मधुर, विनम्र और मानवीय बोली बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी के माध्यम से लेखक एक जीवंत लोक परिवेश रचता है। यह परिवेश केवल दृश्यात्मक नहीं है, बल्कि कहानी की भावभूमि तैयार करता है। यही लहना सिंह और एक 8 वर्ष की लड़की का प्रथम मिलन होता है। दोनों सिख हैं और साधारण घरेलू काम से आए हैं। तेरी कुड़माई हो गई। और उत्तर में धत। ये संवाद बलसुलभ चंचलता का है, किंतु इसी में भविष्य के गहरे प्रेम का बीज छिपा है। कुछ समय बाद वही लड़की जब कहती है, हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम का सालू, तो यह वाक्य लहना सिंह के जीवन में मौन पीड़ा भर देता है। लेखक यहाँ किसी भावनात्मक विस्फोट का सहारा नहीं लेता। लहना की मनस्थिति उसके व्यवहार से प्रकट होती है, रास्ते में झुंझलाहट, क्रोध और असंयम। यह मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां पात्र कुछ कहता नहीं, पर सब कुछ प्रकट हो जाता है। कहानी का दूसरा भाग प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में घटित होता है। यहां वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। खंदके, ठंड, कीचड़, गोलों की गर्जना और मृत्यु की आशंका। लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह और अन्य सिख सैनिकों के संवाद युद्ध की कठोर वास्तविकता को उजागर करते हैं। इसके बावजूद सैनिकों का हास परिहास, गीत और आपसी भाईचारा उनके मानवीय पक्ष को जीवित रखता है। ये यथार्थ जीवन का ही रूप है, जहां मृत्यु के साए में भी जीवन मुस्कुराता है। कहानी का निर्णायक मोड़ तब आता है जब लहना सिंह एक जर्मन सैनिक को अंग्रेज अफसर की वर्दी में पहचान लेता है। उसकी सूझबूझ, अनुभव और तत्क्षण निर्णय पूरी पलटन की जान बचा लेते हैं। लहना सिंह अकेले उस धोखे को विफल करता है, स्वयं गंभीर रूप से घायल होता है, किंतु कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। यह उसका वीरत्व है, पर यह वीरत्व प्रदर्शन नहीं, कर्तव्यबोध से उत्पन्न है। युद्ध के बाद जब सूबेदार हजारा सिंह सुरक्षित बच जाते हैं और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है, तब लहना सिंह स्वयं पीछे रह जाता है। यही कहानी अपने भावनात्मक उत्कर्ष पर पहुंचती है। लहना सिंह सूबेदार से कहता है, सूबेदारनी को लिख देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। इस एक वाक्य में पूरी कहानी का सार समाहित है। यहाँ पाठक को स्मरण होता है वह दृश्य, जब छुट्टी पर जाते समय लहना सिंह सूबेदार के घर गया था और सूबेदारनी ने उससे प्रार्थना की थी अपने पति और बेटे की रक्षा करने की। तब पाठक को ज्ञात होता है कि सूबेदारनी वही लड़की है जो बचपन में अमृतसर के बाजार में मिली थी। प्रेम यहाँ किसी अधिकार या प्राप्ति की आकांक्षा नहीं बनता, बल्कि त्याग और बलिदान में रूपांतरित हो जाता है। कहानी का अंतिम भाग अत्यंत मार्मिक है। मृत्यु के निकट लहना सिंह की स्मृति अत्यंत स्पष्ट हो जाती है। बचपन, अमृतसर, वह लड़की, सूबेदारनी की विनती, सब चलचित्र की तरह सामने आता है। ये स्मृति प्रवाह नाटकीय नहीं, बल्कि शांत और स्वाभाविक है। लहना सिंह की मृत्यु किसी विलाप या करुण क्रंदन के साथ नहीं होती। वह शांत भाव से अपने कर्तव्य की पूर्ति के संतोष के साथ संसार से विदा लेता है। भाषा और शैली की दृष्टि से उसने कहा था, एक आदर्श कहानी है। पंजाबी मिश्रित हिंदी, लोक बोली, छोटे छोटे संवाद और सजीव वर्णन कहानी को अत्यंत प्रभावशाली बनाते हैं। कहानी में भावनाएं शब्दों से नहीं, घटनाओं से व्यक्त होती हैं। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। कहानी का सबसे बड़ा गुण इसकी सुरुचि है। प्रेम कहीं भी निर्लज, प्रगल्भ या विकृत रूप में प्रकट नहीं होता। न कोई प्रेमालाप, न कोई आर्तनाद। प्रेम केवल संकेत में है, स्मृति में है और अंततः बलिदान में साकार होता है। यही प्रेम का स्वर्गीय रूप है, जो पाठक के मन को गहराई से स्पर्श करता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उसने कहा था, हिंदी साहित्य की उन विरल कहानियों में से है जो भावुकता को मर्यादा में बांधकर प्रस्तुत करती है। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह चुपचाप अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है।
लहना सिंह का बलिदान केवल एक व्यक्ति का बलिदान नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, कर्तव्य और निस्वार्थ प्रेम की अमर मिसाल है। इसी कारण उसने कहा था, आज भी उतनी ही प्रासंगिक, प्रभावशाली और कालजयी है। उसने कहा था, कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी, उसने कहा था, कुल 5 भागों में विभाजित है। कहानी के ये भाग क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5 के रूप में व्यवस्थित हैं। प्रत्येक भाग कहानी की कथावस्तु को आगे बढ़ाता है और पात्रों के जीवन के अलग अलग पक्षों को उजागर करता है। पहले भाग में अमृतसर के बाजार का चित्रण है, जहां लहना सिंह और एक छोटी लड़की के बचपन के प्रसंग का वर्णन मिलता है। ये भाग कहानी की भावनात्मक पृष्ठभूमि तैयार करता है। कहानी के दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का विस्तृत और सजीव वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में युद्धभूमि का वातावरण, खंदकें, ठंड, कीचड़ और सैनिकों का जीवन दिखाया गया है। तीसरे भाग में युद्ध की तैयारी, जर्मन सैनिकों की चाल और लहना सिंह की सूझबूझ का वर्णन है। चौथे भाग में वास्तविक युद्ध, धावा, गोलाबारी और लहना सिंह की वीरता तथा बलिदान का चित्रण मिलता है। पांचवें भाग में युद्ध समाप्त हो जाता है और लहना सिंह की मृत्यु तथा स्मृति प्रवाह का मार्मिक वर्णन किया गया है। इस प्रकार उसने कहा था, कहानी 5 भागों में बटी हुई है और इनमें से 3 भागों में युद्ध का वर्णन मिलता है। भाग 1, अमृतसर के बाजार में बचपन की मुलाकातों और प्रेम प्रसंग का वर्णन, सूबेदारनी और लहना सिंह। भाग 2, सूबेदारनी के घर और युद्ध में जाने से पहले की बातचीत, जिसमें सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे की रक्षा का वचन लेती है। भाग 3, 4, प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर युद्ध के भयानक दृश्य, सैनिक जीवन और लहना सिंह के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन। भाग 5, लहना सिंह की मृत्यु, उसके बलिदान और सूबेदारनी के प्रति उसके कर्तव्य बोध का मार्मिक अंत। कहानी, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रमुख पात्रों की सूची इस प्रकार है। कहानी के पात्रों की सूची। लहना सिंह, कहानी का केंद्रीय पात्र, वीर, संवेदनशील और त्यागी सिख सैनिक। सूबेदार हजारा सिंह, भारतीय सेना का सूबेदार, लहना सिंह का अधिकारी और सम्माननीय व्यक्तित्व। सूबेदारनी हजारा सिंह की पत्नी, बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की, ममतामयी और भावुक स्त्री। बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र, युद्ध में भाग लेने वाला सैनिक। दुकानदार, अमृतसर के बाजार का दुकानदार, प्रारंभिक प्रसंग में उपस्थित। इक्के बंबू कट वाले, अमृतसर के बाजार के स्थानीय पात्र, वातावरण निर्माण में सहायक। अन्य सैनिक, युद्धभूमि में लहना सिंह के साथ रहने वाले सैनिक, सामूहिक जीवन के प्रतीक। इनमें लहना सिंह कहानी का मुख्य नायक है और शेष पात्र कथा को आगे बढ़ाने तथा वातावरण सृजन में सहायक है। कहानी के पात्रों की सूची बनाने के लिए आपको कहानी के मुख्य किरदारों, नायक, प्रतिनायक, सहायक किरदारों, मित्र, गुरु, परिवार और अन्य महत्वपूर्ण या प्रतीकात्मक किरदारों, खलनायक, प्रेमी, मार्गदर्शक, हास्य पात्र को पहचानना होगा और उनकी भूमिका, विशेषताएं और कहानी में योगदान को लिखना होगा, जैसे राम नायक, उसकी मां, सहायक, शिक्षक, मार्गदर्शक और जंगल बहादुर खलनायक। लहना सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी, उसने कहा था, का मुख्य पात्र है, जो एक साहसी, कर्तव्यनिष्ठ और निस्वार्थ सिख सैनिक है, जो बचपन के प्रेम और वचनबद्धता को निभाते हुए अपने देश और साथियों के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है। उसकी निष्ठा, ईमानदारी और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। लहना सिंह का परिचय। बचपन और प्रेम। अमृतसर में मामा के घर रहने के दौरान वह एक छोटी लड़की सूबेदारनी से मिलता है और उसकी रक्षा करता है, जिससे उनके बीच एक अनकहा प्रेम रिश्ता बन जाता है। कर्तव्यपरायणता। वह एक साधारण किसान परिवार से होकर भी अपने सैनिक कर्तव्यों के प्रति समर्पित है। वह अपनी टुकड़ी और साथियों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साहस और निष्ठा। युद्धभूमि में वह अपनी सूझबूझ, साहस और दृढ़ निश्चय दिखाता है। वह अपने मित्र सूबेदार हजारा सिंह के कहने पर उनकी पत्नी और बेटे की रक्षा करने का वचन देता है, जिसे वह अपने प्राण देकर भी निभाता है। आधुनिक नायक। लहना सिंह हिंदी साहित्य के पहले आधुनिक नायकों में से एक है, जो भारतीय युवा की भावनाओं, साहस और समर्पण को दर्शाता है। मानवता और त्याग। वह केवल एक सैनिक नहीं, बल्कि एक संवेदनशील व्यक्ति है, जो प्रेम, कर्तव्य और मानवता के बीच संतुलन साधता है। अंत तक वह अपने वचन का पालन करता है, जो उसे एक प्रेरणादायक और अनुकरणीय चरित्र बनाता है। उसने कहा था, पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के संवाद बचपन की यादों और युद्ध के मोर्चे पर कर्तव्य निष्ठा के इर्द गिर्द घूमते हैं,
जिनमें बचपन में तेरी कुड़माई हो गई पूछना और फिर सूबेदारनी द्वारा पति पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से उसने कहा था कहकर वचन लेना प्रमुख है, जिससे उनके बीच का रिश्ता गहरा और भावनात्मक बनता है, जो अंततः लहना सिंह के बलिदान का कारण बनता है। 1. बचपन के संवाद यादें। लहना, तेरे घर कहाँ है? सूबेदारनी, मगरे में। और तेरे? लहना, मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? सूबेदारनी, अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। लहना, हंसकर, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। लड़की, सूबेदारनी, लड़के के, तेरी कुड़माई हो गई पूछने पर धत। लड़की, सूबेदारनी, दोबारा पूछने पर, हाँ हो गई। लहना, कब? लड़की, सूबेदारनी, कल देखते नहीं, ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। 2. युद्ध स्थल के संवाद कर्तव्य। सूबेदारनी, स्वप्न में। लहना, एक बात कहूं? डरना मत, कहूंगी तो कहूंगी। मैं आज दोनों को, पति पुत्र को लाम पर भेजती हूं। दोनों यहीं खाई में मारे जाएंगे। तूने इन्हें सूबेदार और बोधा सिंह को कुछ न किया तो मैं भी कहूंगी कि मैंने लहना सिंह को कुछ न कहा। मैं आज ही ये की कसम खाती हूं। तू इन्हें बचा लेना। लहना, बाद में तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध, जो इस गाड़ी में चले जाओ। सूबेदार, जाते जाते तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा? साथ ही घर चले गए। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था? लहना, अंतिम, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। कल देखते नहीं, ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। ये वाक्य सुनते ही लहना सिंह हतप्रभ और व्यथित हो गया। उस पर यह बात बिजली की तरह गिरी। उसे गहरा आघात पहुंचा और उसके मन में ईर्ष्या, पीड़ा और निराशा उमड़ पड़ी। लड़की के भाग जाने के बाद लहना सिंह बिना कुछ बोले स्तब्ध सा खड़ा रह गया और फिर भारी मन से घर की ओर चला। रास्ते में वह असंतुलित और उग्र व्यवहार करने लगा। किसी लड़के को नाली में धकेल दिया, सब्जी वाले की कमाई बिगाड़ दी, कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उंडेल दिया। इन क्रियाओं से स्पष्ट होता है कि उसके मन में गहरा आंतरिक द्वंद्व और भावनात्मक आघात था। इस प्रकार उस एक वाक्य ने लहना सिंह के निष्कलुष बालमन को झकझोर दिया और उसके जीवन में एक ऐसा मौन दुख भर दिया, जो आगे चलकर त्याग और बलिदान में परिणत होता है। वजीरा सिंह के कथन। जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। का आशय यह है कि युद्धभूमि की भीषण ठंड अत्यंत प्राणघातक होती है। वह साधारण सर्दी नहीं, बल्कि ऐसी ठंड है जो सीधे मृत्यु का कारण बन सकती है। वजीरा सिंह ये बताना चाहता है कि खंदकों में बैठकर लड़ने वाले सैनिकों के लिए जाड़ा एक गंभीर शत्रु है, जिससे बचना आसान नहीं है। इस कथन के माध्यम से लेखक युद्ध की कठोर और अमानवीय परिस्थितियों को उजागर करता है। वजीरा सिंह व्यंग्यात्मक शैली में ये भी संकेत देता है कि निमोनिया जैसी बीमारी से मरने वालों को कोई सम्मान या इनाम नहीं मिलता। अर्थात युद्ध में सैनिक यदि बीमारी या ठंड से मर जाए तो उसे वीरगति का गौरव भी नहीं मिलता। इससे सैनिक जीवन की विडंबना और त्रासदी प्रकट होती है। इस प्रकार यह कथन युद्ध की भयावहता, सैनिकों की विवशता और उनके जीवन की उपेक्षा को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में उस अंग्रेज फिरंगी मेम की ओर संकेत है, जिसके बाग में भारतीय सैनिक विश्राम करते हैं। वह अंग्रेज महिला भारतीय सिपाहियों को सम्मान और आदर की दृष्टि से देखती है और उनसे फल दूध लेने का कोई मूल्य नहीं लेती। इस कथन के माध्यम से ये दिखाया गया है कि वह फिरंगी मेम भारतीय सैनिकों को अपने देश का रक्षक मानती है और उन्हें राजा के समान सम्मान देती है। साथ ही यह संवाद उस समय की ऐतिहासिक स्थिति की ओर भी संकेत करता है, जब भारतीय सैनिक अंग्रेजों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। इस प्रकार वजीरा के कथन में अंग्रेज महिला, फिरंगी मेम और उसकी उदार तथा सम्मानपूर्ण भावना की ओर संकेत है। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी यह कहता था कि अंग्रेज काफिर हैं और उनके विरुद्ध लड़ना धर्म का काम है। वह गांव वालों को समझाता था कि तुर्की के सुल्तान इस्लाम के खलीफा हैं और मुसलमानों का फर्ज है कि वे अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध न करें। वह ये भी कहता था कि जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ेगा वह गुनाहगार होगा और उसे अल्लाह की सजा मिलेगी। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय धार्मिक आधार पर लोगों को भड़काने और गुमराह करने के प्रयास हो रहे थे। लेखक ने इस घटना के माध्यम से युद्ध के पीछे छिपी राजनीतिक और धार्मिक जटिलताओं को भी संकेत रूप में प्रस्तुत किया है।
लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि कहानी। उसने कहा था, मैं अनेक प्रसंगों के माध्यम से स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आते हैं। बचपन में अमृतसर के बाजार में वह एक छोटी लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। ये घटना उसके स्वभाव की जिम्मेदारी और मानवीय संवेदना को दर्शाती है। आगे चलकर वही लड़की सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में उससे मिलती है और वह उससे अपने पति और पुत्र की रक्षा का दायित्व सौंपती है। लहना सिंह इस दायित्व को जीवन भर निभाने का संकल्प कर लेता है। युद्धभूमि में लहना सिंह का दायित्व बोध और भी उजागर होता है। वह सूबेदार हजारा सिंह और उनके पुत्र बोधा सिंह को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं हर जोखिम उठाता है। जब युद्ध के समय संकट की स्थिति आती है, तब वह अपनी बुद्धि और सूझबूझ से निर्णय लेकर दोनों को बचाता है और स्वयं गोलियों का सामना करता है। उसने अपने निजी भावों को प्रकट करने के बजाय कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। अंततः लहना सिंह अपने प्राणों की आहुति देकर अपने दायित्व को पूर्ण करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि वास्तव में स्पृहणीय और आदर्श है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कहानी उसने कहा था से ली गई हैं। ये प्रसंग उस समय का है जब युद्धभूमि में लहना सिंह गंभीर रूप से घायल हो चुका है और उसे अपने अंत का आभास होने लगता है। मृत्यु के निकट पहुंचकर उसकी चेतना अत्यंत सजग हो जाती है। इसी अवस्था में उसे अपने जीवन की बीती हुई घटनाएं क्रमशः स्मरण होने लगती हैं, विशेष रूप से अमृतसर के बाजार में बचपन में मिली वह लड़की, उसका मासूम संवाद और बाद में वही लड़की सूबेदारनी के रूप में सामने आना। लहना सिंह की स्मृति में अतीत और वर्तमान एक साथ जीवित हो उठते हैं। अभिप्राय। इन पंक्तियों का अभिप्राय यह है कि मृत्यु से पहले मनुष्य की स्मृति अत्यंत तीव्र और स्पष्ट हो जाती है। जीवन भर जो घटनाएं समय की धुंध में ढांकी रहती हैं, वे अंत समय में एक एक कर बिल्कुल साफ रूप में सामने आने लगती हैं। लेखक ये बताना चाहता है कि मृत्यु का क्षण केवल शरीर का अंत नहीं होता, बल्कि वह चेतना का एक विशेष बिंदु होता है, जहां जीवन का समूचा अनुभव एक साथ उजागर हो जाता है। लहना सिंह के संदर्भ में ये स्मृति प्रवाह उसके निष्काम प्रेम, कर्तव्यबोध और त्याग को उजागर करता है। ये प्रसंग कहानी को गहरी भावनात्मक ऊंचाई प्रदान करता है और पाठक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। मर्म स्पष्ट करें। प्रस्तुत पंक्तियां कहानी उसने कहा था के अंतिम भाग से ली गई हैं। ये प्रसंग उस समय का है जब लहना सिंह मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है और उसका जीवन अब अंतिम क्षणों में पहुंच चुका है। वह वजीरा सिंह से बातें करते हुए अपने गांव, घर और अपने लगाए हुए आम के पेड़ को स्मरण करता है। इन पंक्तियों का मर्म यह है कि लहना सिंह मृत्यु के क्षण में भी जीवन से जुड़ा हुआ है। आम का पेड़ उसके जीवन, आशा और निरंतरता का प्रतीक है। जिस आम के पेड़ को उसने अपने भतीजे के जन्म के महीने में लगाया था, वह पेड़ अब फल देने वाला है, परंतु उसे स्वयं उसके फल खाने का अवसर नहीं मिलेगा। फिर भी वह अपने चाचा भतीजे के बैठकर आम खाने की कल्पना करता है। इससे उसके निस्वार्थ भाव और आत्मत्याग का परिचय मिलता है। ये कथन ये भी दर्शाता है कि लहना सिंह को अपने मृत्यु का आभास हो चुका है, किंतु वह दुख या शिकायत नहीं करता। उसकी चिंता अपने परिवार के भविष्य और जीवन की निरंतरता को लेकर है। इस प्रकार ये पंक्तियां लहना सिंह के त्यागी, कर्तव्यनिष्ठ और संवेदनशील व्यक्तित्व को अत्यंत मार्मिक ढंग से उजागर करती हैं। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था से ली गई है। ये प्रसंग युद्ध समाप्त होने के बाद का है, जब लहना सिंह गंभीर रूप से घायल है और सूबेदार हजारा सिंह को एम्बुलेंस में बैठने के लिए कह रहा है। लहना सिंह उसे विदा करते समय ये वाक्य कहता है। इस पंक्ति का मर्म यह है कि लहना सिंह अपने जीवन के सबसे बड़े नैतिक और भावनात्मक दायित्व को पूर्ण कर चुका है। यहाँ उसने एक शब्द से संकेत सूबेदारनी की ओर है, जिसने युद्ध पर जाते समय लहना सिंह से अपने पति और बेटे की रक्षा करने की भिक्षा मांगी थी। लहना सिंह ने उस वचन को जीवन भर अपने हृदय में संजोकर रखा और युद्धभूमि में अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसे निभाया। इस कथन में निष्काम प्रेम, वचन पालन और आत्मोत्सर्ग का भाव निहित है। लहना सिंह अपने बलिदान का कोई श्रेय नहीं चाहता। वह केवल इतना चाहता है कि सूबेदारनी को यह ज्ञात हो जाए कि उसका कहा हुआ कार्य पूरा कर दिया गया है। ये पंक्ति कहानी के शीर्षक उसने कहा था को सार्थक करती है और लहना सिंह के महान चरित्र को अत्यंत मार्मिक रूप में उजागर करती। कहानी उसने कहा था का शीर्षक पूरी तरह सटीक और सार्थक है। ये शीर्षक न केवल कहानी की मूल भावना को व्यक्त करता है, बल्कि पूरे कथानक को एक सूत्र में बांध देता है। सबसे पहले शीर्षक का केंद्र उसने शब्द है। यहाँ
उसने से तात्पर्य सूबेदारनी से है, जिसने लहना सिंह से अपने पति और बेटे की रक्षा करने की विनती की थी। यह एक साधारण सा वाक्य था, पर उसी वाक्य ने लहना सिंह के पूरे जीवन की दिशा तय कर दी। उसने उस कथन को केवल सुना नहीं, बल्कि उसे वचन और कर्तव्य मानकर निभाया। लहना सिंह का संपूर्ण त्याग, युद्ध में साहस और अंततः उसका बलिदान उसी कहे हुए वाक्य की परिणति है। दूसरे, ये शीर्षक कहानी में निहित निष्काम प्रेम, स्मृति और वचन पालन के भाव को गहराई से उभारता है। कहानी की शुरुआत से अंत तक पाठक के मन में ये जिज्ञासा बनी रहती है कि उसने क्या कहा था, और अंत में इसका उत्तर अत्यंत मार्मिक रूप में सामने आता है। यदि कोई दूसरा शीर्षक सुझाया जाए तो वचन का निर्वाह या निष्काम प्रेम उपयुक्त हो सकता है, परंतु वे कहानी की आत्मा को उतनी सूक्ष्मता से नहीं पकड़ पाते जितना उसने कहा था। इसलिए ये शीर्षक न केवल उपयुक्त, बल्कि सबसे प्रभावी और अर्थपूर्ण है। उसने कहा था, कहानी का केंद्रीय भाव निस्वार्थ प्रेम, कर्तव्यनिष्ठा, त्याग और बलिदान है, जिसमें लहना सिंह बचपन के एक वादे को निभाने के लिए अपने पूरे जीवन और अंत में प्राणों का बलिदान कर देता है, जो मानवीय रिश्तों, विश्वास और वचनबद्धता की गहराई को दर्शाता है। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे एक साधारण सी बात जीवन भर के लिए व्यक्ति के निर्णयों और भावनाओं को प्रभावित करती है, और कैसे युद्ध की पृष्ठभूमि में मानवीय संवेदनाएं उभरती हैं। केंद्रीय भाव का विस्तार। निस्वार्थ प्रेम और वचनबद्धता। कहानी बचपन के एक छोटे से प्रसंग से शुरू होती है, जहां लहना सिंह एक लड़की सूबेदारनी से मिलता है और वह उसे सूबेदार बनाने की बात कहती है। यह एक साधारण सा वादा था, लेकिन लहना सिंह इसे जीवन भर निभाता है और अंततः सूबेदारनी के पति सूबेदार की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, जो उसके निस्वार्थ प्रेम और वचन के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। कर्तव्यनिष्ठा और त्याग। लहना सिंह एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने वचन को पूरा करने के लिए युद्ध के मैदान में अपने जीवन का बलिदान कर देता है। ये कर्तव्य और रिश्ते के प्रति उसके समर्पण को दिखाता है, जो स्वार्थ से परे है। स्मृतियों का प्रभाव। कहानी, उसने कहा था, वाक्यांश पर केंद्रित है, जो बताता है कि कही गई बातें और यादें व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। बचपन की ये यादें लहना सिंह के पूरे जीवन और उसके अंतिम क्षणों का आधार बनती हैं। मानवीय संवेदनाएं और युद्ध का यथार्थ। ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो सैनिकों की पीड़ा, मानवीय रिश्तों की नाजुकता और युद्ध के क्रूर यथार्थ को उजागर करती है। ये बताती है कि प्रेम और कर्तव्य की भावना युद्ध की विभीषिका के बीच भी जीवित रहती है। उसने कहा था, कहानी आचार्य महावीर प्रसून द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में जून 1915 में प्रकाशित हुई थी। गुलेरी जी की इस कहानी की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 की है। इस युद्ध में एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया और तुर्की थे। दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और इटली। प्रत्यक्षतः भारत इस युद्ध में कहीं नहीं था, फिर भी भारतीय सिपाही इस युद्ध में लड़े और अपनी जान दी। इस दृष्टि से विचार करते हुए भारतीय सिपाहियों की जीवन स्थितियों का मूल्यांकन आप किस तरह। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में उसने कहा था, जैसी कहानी हमें केवल एक साहित्यिक कृति ही नहीं देती, बल्कि उस समय के भारतीय सिपाहियों की वास्तविक जीवन स्थितियों को समझने का एक सशक्त माध्यम भी बनती है। यद्यपि भारत प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध का पक्षकार नहीं था, फिर भी लाखों भारतीय सिपाही ब्रिटिश सरकार की ओर से यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के युद्ध क्षेत्रों में भेजे गए। ये स्थिति अपने आप में औपनिवेशिक भारत की विडंबना को उजागर करती है। सबसे पहले, भारतीय सिपाहियों का युद्ध में जाना स्वेच्छा से कम और विवशता से अधिक था। गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक दबाव और अंग्रेजी शासन की नीतियों ने उन्हें फौज में भर्ती होने को मजबूर किया। वे जिस युद्ध में लड़े, वह उनके अपने देश की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक विदेशी सत्ता के हितों के लिए था। इसके बावजूद भारतीय सिपाहियों ने अद्भुत साहस, अनुशासन और निष्ठा का परिचय दिया। दूसरे, इन सिपाहियों की जीवन स्थितियां अत्यंत कठिन थीं। अपरिचित जलवायु, भयंकर ठंड, कीचड़ से भरी खाया, भोजन और चिकित्सा की अपर्याप्त व्यवस्था, इन सबके बीच उन्हें लड़ना पड़ा। कहानी में लहना सिंह और उसके साथी जिस तरह जाड़े, बीमारी और मृत्यु से जूझते हैं, वह तत्कालीन भारतीय सैनिकों की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। वे केवल दुश्मन की गोलियों से ही नहीं, बल्कि निमोनिया, थकान और उपेक्षा से भी मरते थे। तीसरे, भारतीय सिपाहियों को सम्मान और पहचान बहुत कम मिली। युद्ध के बाद कुछ को पदक और जमीन दी गई,
परंतु उनके बलिदान को न तो भारतीय समाज में व्यापक रूप से याद रखा गया और न ही ब्रिटिश शासन ने उन्हें बराबरी का दर्जा दिया। वे राजा सम्राट के लिए लड़े पर स्वयं पराधीन ही बने रहे। अंततः भारतीय सिपाहियों का जीवन त्याग, कर्तव्य और विडंबना का जीवन था। उसने कहा था, कल्हना सिंह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उस पूरे वर्ग का प्रतिनिधि है जिसने अपने निजी सुख दुख, प्रेम और जीवन को भुलाकर कर्तव्य निभाया। इस दृष्टि से भारतीय सिपाहियों की जीवन स्थितियां सम्मान योग्य होते हुए भी शोषण और उपेक्षा से ग्रस्त थी, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक और मानवीय सच्चाई है। गुलेरी जी की अन्य कहानियां, सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा, भी उनकी वैचारिक गहराई, व्यंग्य बोध और मानवतावादी दृष्टि को स्पष्ट करती है। नीचे दोनों का संक्षिप्त परिचय और महत्व दिया जा रहा है, यह आपके अध्ययन में सहायक होगा। 1. सुखमय जीवन। ये कहानी मध्यवर्गीय मानसिकता और सुख की भ्रांति पर आधारित है। इसमें गुलेरी जी ये दिखाते हैं कि मनुष्य बाहरी साधनों, धन, पद, सुविधा में सुख खोजता है, जबकि वास्तविक सुख संतोष, नैतिकता और मानसिक शांति में निहित होता है। कहानी में पात्र सुखमय जीवन की कल्पना तो करता है, पर उसके निर्णय और जीवन शैली उसे अंततः असंतोष और तनाव की ओर ले जाती है। ये कहानी उपदेशात्मक न होकर संकेतात्मक है और पाठक को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है। मुख्य भाव: भौतिक सुख बनाम मानसिक सुख, आधुनिक जीवन की विडंबनाएं, संतुलित जीवन का महत्व। 2. बुद्ध का कांटा। ये कहानी बौद्धिक अहंकार और करुणा के द्वंद्व को प्रस्तुत करती है। कथा का केंद्र एक साधारण सा प्रसंग है, जिसमें बुद्ध के जीवन दर्शन के माध्यम से यह बताया गया है कि ज्ञान से बड़ा करुणा और संवेदना है। गुलेरी जी यहाँ धार्मिक उपदेश नहीं देते, बल्कि मानवीय व्यवहार पर प्रश्न उठाते हैं। कांटा प्रतीक है छोटी पीड़ा, जिसे नजरअंदाज किया जाए तो बड़ा कष्ट बन सकती है। मुख्य भाव: करुणा का महत्व, आडंबरहीन जीवन, सच्चे ज्ञान की पहचान। निष्कर्ष: इन दोनों कहानियों में गुलेरी जी का नैतिक चिंतन, मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता और सामाजिक दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। उसने कहा था, जहां त्याग और कर्तव्य की पराकाष्ठा दिखाती है, वहीं सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा जीवन दर्शन और मूल्यबोध को गहराई से समझाते हैं। गुलेरी जी हिंदी के आरंभिक कहानीकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में सामाजिक और मानवीय जीवन की सूक्ष्मताओं को कथा रूप में प्रस्तुत किया। उनके समकालीन आरंभिक हिंदी कथाकारों में प्रमुख हैं मुंशी प्रेमचंद 1880-1936। उन्हें हिंदी और उर्दू की कहानी और उपन्यास की परंपरा में क्रांतिकारी माना जाता है। उनकी प्रमुख कहानियां हैं पूस की रात, ईदगाह, बूढ़ा बाजार। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888-1958। उनका कथा साहित्य सामाजिक चेतना और राष्ट्रीयता से प्रेरित है। उनकी प्रमुख कहानियां हैं नवाब साहब, एक शाम। राजेंद्र कुमार 1960। उन्होंने ग्रामीण जीवन और सामाजिक संघर्षों को कथाओं में प्रस्तुत किया। प्रमुख कहानियां गांव का पुरोहित, साधु और महिला। यशपाल 1903-1976। यशपाल की कहानियां सामाजिक बदलाव और स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित हैं। प्रमुख कहानियां मृत्युभोज, सर्दी की रात। ठाकुर लखपत राय 1885-1947। उन्होंने भारतीय ग्रामीण और शहरी जीवन की यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत किया। प्रमुख कहानियां बुढ़ापा, गांव का घर। ये सभी लेखक सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं को अपनी कहानियों में उतारकर हिंदी कहानी को एक नई दिशा देने वाले लेखक थे। इनके माध्यम से हिंदी कहानी में जीवन और समाज का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। फ्लैशबैक तकनीक का इस्तेमाल कई फिल्मों में हुआ है, जैसे बॉलीवुड में रंग दे बसंती, शोले और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वहीं हॉलीवुड में फॉरेस्ट गंप, पल्प फिक्शन, मेमेंटो, सिटीजन केन और द गॉडफादर जैसी फिल्में इस पद्धति को प्रभावी ढंग से उपयोग करती हैं, जो कहानी को गहराई और संदर्भ देती हैं। बॉलीवुड की फिल्में रंग दे बसंती, रंग द बसंती, ये फिल्म फ्लैशबैक के जरिए दोस्तों की कहानी और वर्तमान घटनाओं को जोड़ती है। शोले, शोले इस क्लासिक फिल्म में भी फ्लैशबैक का इस्तेमाल हुआ है, खासकर गब्बर सिंह के किरदार की पृष्ठभूमि बताने के लिए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डीडीएलजे, राज और सिमरन के प्यार की कहानी को बताने के लिए फ्लैशबैक का उपयोग किया गया है। नायक नायक इसमें भी गैर रेखीय कथा और फ्लैशबैक का प्रयोग है, जैसा कि सत्यजीत रे की फिल्मों में दिखता है। हॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में फॉरेस्ट गंप, ये पूरी फिल्म ही फ्लैशबैक पर आधारित है, जिसमें फॉरेस्ट अपनी कहानी सुनाता है। पल्प फिक्शन क्वेंटिन टारंटिनो की यह फिल्म कहानी को अलग अलग समय सीमा में फ्लैशबैक के जरिए दिखाती है।
मेमेंटो मोमेंटो ये फिल्म रिवर्स फ्लैशबैक का बेहतरीन उदाहरण है, जहां कहानी अंत से शुरू होती है। द गॉडफादर ये फिल्म भी फ्लैशबैक का प्रभावी उपयोग करती है। सिटीजन केन फ्लैशबैक का उपयोग करने वाली सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक मानी जाती है। इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड यादों और फ्लैशबैक को एक नए स्तर पर ले जाती है। किल बिल वर्तमान और अतीत के दृश्यों के बीच घूमती है। मैं प्रत्येक शब्द से विशेषण बनाकर उसका वाक्य में प्रयोग कर देता हूं। जलीय वाक्य, मछली जलीय जीव है। धार्मिक वाक्य, वह हमेशा धार्मिक कार्यों में भाग लेता है। नमकीन वाक्य, मुझे नमकीन खाना बहुत पसंद है। विलायती वाक्य, उसने विलायती कपड़े पहन रखे थे। फौजी वाक्य, मेरा भाई फौजी बनना चाहता है। किताबी वाक्य, वह बहुत किताबी बच्चा है और हमेशा पढ़ता रहता है। दिए गए शब्दों से विशेषण इस प्रकार बनाए जा सकते हैं: जल से जलीय, धर्म से धार्मिक, नमक से नमकीन, विलायत से विलायती, फौज से फौजी और किताब से किताबी, जिनका वाक्य में प्रयोग उनके गुणों या विशेषताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे जलीय जीव, धार्मिक ग्रंथ, नमकीन खाना, विलायती कपड़े, फौजी जवान और किताबी ज्ञान। शब्दों के समानार्थी शब्द सिनोनिम्स दिए गए हैं। मुर्दा शव लाश, लहू खून रक्त, घाव चोट चोटिल स्थान, झूठ असत्य मिथ्या, चकमा छल धोखा, चिट्ठी पत्र घर आवास मकान, राजा सम्राट अधिपति, रचना सृजन निर्माण। वाक्यों का विश्लेषण रचना के आधार पर। कर राम ये भी कोई लड़ाई है। प्रकृति मिश्र वाक्य या विस्मयादिबोधक। स्पष्टीकरण, यहाँ राम आश्चर्य या खेद व्यक्त करता है और ये भी कोई लड़ाई है मुख्य वाक्य है, जो एक स्थिति पर टिप्पणी कर रहा है, एक आश्रित उपवाक्य के रूप में कार्य करता है। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। प्रकृति संयुक्त वाक्य। स्पष्टीकरण, रिलीफ आ जाएगी और 7 दिन की छुट्टी ये 2 स्वतंत्र उपवाक्य हैं जो और संयोजक से जुड़े हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। प्रकृति संयुक्त वाक्य। स्पष्टीकरण, लड़की दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया 2 स्वतंत्र कार्य हैं जो और से जुड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं। देश क्या है? स्वर्ग है। प्रकृति मिश्र सरल वाक्य संदर्भ पर निर्भर करता है। स्पष्टीकरण, यह एक तरह से हाँ के बाद एक विशेषण उपवाक्य की तरह है जो देश की विशेषता बता रहा है। इसे हाँ देश स्वर्ग है के रूप में सरल वाक्य भी माना जा सकता है, लेकिन क्या है इसे एक मिश्रित रूप देता है। जब मैं तो बुलेल की खट के किनारे मरूंगा। प्रकृति सरल वाक्य। स्पष्टीकरण, इसमें एक ही उद्देश्य मैं और एक ही मुख्य क्रिया मरूंगा है, इसलिए यह एक सरल वाक्य है। उत्पत्ति स्रोत की दृष्टि से दिए गए शब्दों में तत्सम संस्कृत से सीधे, तद्भव संस्कृत से विकृत, देशज स्थानीय भाषाओं से और विदेशज विदेशी भाषाओं से शब्द शामिल हैं, जैसे आवाज विदेशज तद्भव कयामत, विदेशज फारसी आंसू तद्भव दही तद्भव बिजली, विदेशज फारसी अरबी बेईमान, विदेशज फारसी सिगड़ी देशज और बादल तद्भव हैं, जबकि क्षयी सोते बावलियों खाद जैसे शब्द प्राकृतिक या निर्मित प्रक्रिया के आधार पर अलग श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन व्याकरणिक उत्पत्ति के अनुसार वर्गीकरण नीचे दिया गया है। लड्ढी वाले गाड़ी वाले, सगाई शादी से पहले का समारोह, सालू दुपट्टा। कुड़माई क्षेत्रीय अर्थ या संदर्भ अनुसार आमतौर पर खेत या जमीन के छोटे टुकड़े को कहते हैं। छाबड़ी वाले छाबड़ी छोटे छप्पर या झोपड़ी बनाने वाले। खोमची वाले खोमचा बेचने वाले, खोमचा इक्वल्स एक प्रकार की लकड़ी की पट्टी या नाश्ते का स्टॉल। गनीम दुश्मन, गैबी आसमानी दैरवी, जलजला भूकंप, उद्यमी उद्यमी, विदूषक जोकर, पाधा पुरोहित। लाड़ी होना स्त्री के लिए आदर सूचक शब्द। मांदे ठंडे, मुरब्बे नहरों के पास की जमीन। खानसामा रसोईया, सोहरा एक प्रकार की गाली। खोते गधा, क्षयी क्षीण होता। दंतवीनोपदेशाचार्य दांतों से वीणा बजाने का उपदेश देने वाली। तीमियों स्त्रियों, ओबरी घर के अंदर की कोठरी। पट जांग, हाड़ आषाढ़, हाड़ इक्वल्स हड्डी या आषाढ़ इक्वल्स महीना। सिगड़ी अंगीठी बोरसी।